हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। और आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं पर्सन बैंक के, जो कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा बनाई गई है। और विज्ञान के लिए पर्सन बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी मैंने शेखावटी मिशन करवा दिया, उसके बाद मैंने प्रेरणा वाली जो आपकी पर्सन बैंक है वो करवा दी। अब ये स्कूली शिक्षा वाली जो है, शिक्षा परिषद वाली, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको याद रखना है, सारे कवर करने। देखो ये देखो कौन सा पार्ट कितने नंबर का, सारा इसमें बताया गया। ये नवीनतम सिलेबस के अनुसार है बिल्कुल इसमें। तो नवीनतम सिलेबस की मैं चर्चा करूँ तो ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट आपके सामने, और इसके नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताने की कौन सी अभिक्रिया है, आंसर इसके सामने दिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये आपके एबेसिड आगे, जब O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो MgO में होने वाला परिवर्तन है ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। श्वेसन एक अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया तो आप सभी को पता है कैसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो। समीकरणों को संतुलित करना है। फिर ये क्वेश्चन आ गया आपके, विस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण से समझाना। विकृत गंधीयता क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो संक्षारण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। और नीचे देखिए अभिक्रम किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा भाई सब, याद कर लेना आप लोग। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह। अब पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में आसूत जल का जो आपका पीएच मान होता है, बिल्कुल आपको याद रखना कितना होता है, 7 होता है। ठीक है। जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 373 के, कितने पर, 373 के, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। धावन के सोडे में क्रिस्टलन के कितने अणु होते हैं, तो आप सभी को पता है Na2CO3 10H2O, तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपच का उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, एंटासिड। किसका भाई, एंटासिड। एंटासिड के उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो आपका पीएच मान होता है वो भी आपका 10 होता है। ठीक है, याद रखना आपको। आगे बढ़े। धातु दांतों के इनेमल का शेप प्रारंभ हो जाता है मुंह का पीएच का जब 5.5 से कम हो जाता है। देखो आपको याद रखना, पीएच जो स्केल होती है ना, पीएच स्केल, ये 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपका 7 होता है, फिर ये आपका 14 होता है। ठीक है, 7 पे जो विलयन होता है वो उदासीन होता है, तो पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, पानी उदासीन होता है। इसके अलावा जठर रस का जो पीएच होता है 1.2 होता है, नींबू का पीएच 2.2 होता है। ठीक है, और खून यानी रक्त का जो पीएच होता है 7.4 होता है, पानी का 7 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। ठीक है, ये सारे पीएच मान आपको याद रखना है। अब यहाँ से आपका सवाल बनेगा, लवण परिवार के जो सूत्र हैं, बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका सूत्र होता है CaOCl2। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो सूत्र होता है NaOH होता है। धावन सोडा, इसका सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम होता है, फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, फिर ये आपके रिक्त स्थान आ गए। रिक्त स्थान आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सारे रिक्त स्थानों के उत्तर भी आपके बिल्कुल नीचे ही दिए हुए यहाँ पर। ठीक है, ये सारे उत्तर लिखे हुए हैं। आगे बढ़ो। 5 विलियन दिए हुए आपको। प्रबल अम्ल क्या होता है, जिसमें H+ आयन अधिक उत्पन्न होते हैं, प्रबल अम्ल होता है। दुर्बल अम्ल कौन होते हैं, जो H+ आयन क्या उत्पन्न कम होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था, परिभाषित कीजिए। बिल्कुल आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। रसोई घर में खस्ता, पकौड़ी और रोटी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा आपका हो जाएगा। ये अम्ल आप याद रखे जाना। देखो सिरका में जो होता है सिट्रिक अम्ल होता है, सॉरी 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 गलत बताया मैंने। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है, नींबू नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, चींटी और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन से, देखो एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो। प्रबल अम्ल CH3COH, दुर्बल क्षार HCl होता है, तो ये सारे याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा होता है, तो उपयुक्त सभी, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, याद करके जाना। आगे बढ़ो।
धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा, जिसे मरकरी भी बोलते हो आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे बढ़ जाओ। एक्वारेजिया, ये पक्का आपके पूछा जा सकता है, तो एक्वारेजिया रट के जाना। एक्वारेजिया में जो HCl होता है वो तो 3 के अनुपात में होता है, HNO3 1 के अनुपात में होता है, ठीक है। किस अनुपात में मिलाया जाता है ये भी सवाल बन सकता है। खालिस्तान आगे आपके, फिर आगे आ जाओ, फिर एक एक नंबर के प्रश्न आगे आपके। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ऐसी दो धातुओं के नाम जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। प्लेटिनम सोना चांदी के आभूषण का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट आपका है ना। अब बढ़े आगे, तो पार्ट नंबर 4 आपके सामने है, कार्बन और उसके यौगिक। बेंजीन का अणुसूत्र याद करके जाना, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। और कार्बन के अपरूप कौन से यौगिक में, ये भी याद करके जाना, पिछले में भी बना था। आगे आ जाओ, खालिस्तान देख लेना आप, ये ज़रूर याद करके जाना। एल्केन, एल्कीन और एल्कलाइन का सूत्र। एल्कीन का जो सूत्र होता है आप सभी को पता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। और आपको पूछ ले एल्कीन का सूत्र, तो एल्कीन का होता है Cn और H2n, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको एल्कलाइन का सूत्र पूछ ले तो CnH2n-2 होता है, ठीक है। ये सूत्र याद करके जाना, वैसे नीचे लिखे हुए आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। आगे आ जाओ, IUPAC नाम का सवाल बन सकता है, साबुन अपमार्जक में अंतर। बिल्कुल ये सारे सवाल मोस्ट IMP है, आप इन सारे सवालों को जरूर अच्छे से याद करें, इन्हीं में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम देख लो तो जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है, कौन सा, HCl। हीमोग्लोबिन में रुद्र पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, लाल रुद्र कणिका। आगे बढ़ते हैं, उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन सी है, तो आप सभी को पता है नेफ्रॉन है भाई, कौन सी है, नेफ्रॉन। और सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब जो होता है वो क्या होता था, आप सभी को याद रखना, 120 से 80 mmHg, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये सारे सवाल मोस्ट है, बिल्कुल आपको याद करने। रक्तदाब को मापने का जो यंत्र होता है वो स्पाइगमो मैनोमीटर होता है, क्या होता है, स्पाइगमो मैनोमीटर। आगे आ जाओ, सारे सवाल मोस्ट है, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से देखने को पक्के सवाल मिलेंगे, ज़रूर याद करें, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये सारे सवाल देख लेना आप। मानव हृदय का चित्र, ठीक है, धमनी और शिरा में अंतर, वक्राणु की संरचना, मानव मूत्र मार्ग की क्रियाविधि, जाइलम फ्लोएम, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। फिर छठे पाठ में आ जाओ, छठा पाठ भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसके ये एबेसिडा आपके सामने है। प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण होता है, किसका होता है, तो मैरारज्जू का होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो प्रामस्तिष्क होता है, कौन सा होता है भाई, प्रामस्तिष्क। आगे आ जाओ, पादप में पत्तियों का मुरझाना हार्मोन के प्रभाव से होता है, ठीक है। डैश, इसका उत्तर बिल्कुल आपके सामने लिखा, ABC कमल, ठीक है। मानव मस्तिष्क का चित्र जरूर याद करके जाना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, मस्तिष्क का चित्र और इसकी क्रियाविधि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर, अच्छा चैप्टर नंबर 7 आ गया, तो ये खालिस्तान है, खालिस्तान के बाद में आपके एबेसिडे दिए हुए, तो ज़रूर याद करें आप। परागण, मानव, इसमें देखो एक तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों याद करके जाना। दूसरा, पुष्पों की पादपों की जो लैंगिक जनन क्रियाविधि होती है ना, वो भी याद करके जाना, वो भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ो, कायिक प्रवर्धन पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। मेंडल वाला जो आनुवंशिकता है 8 नंबर है, पाठ नंबर 8 जो है इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल याद करके जाना। आनुवंशिकी के कार्य की इकाई क्या होती है, ठीक है। और इसमें स्वतंत्र अपवन का नियम क्या होता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति क्या है, ये भी समझ के जाना आपको। चैप्टर नंबर 9 आपके सामने है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आप सभी को पता है प्रकाश का वेग जो होता है सर्वाधिक वो निर्वात में होता है, कहाँ होता है भाई, निर्वात में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ये खालिस्तान आप याद कर लेना। लेंस का सूत्र, स्नेल का नियम, मोस्ट IMP है, बिल्कुल आपको याद करके जाना है, ठीक है। और वाहनों के पश्चिम भाग में कौन सा कांच लगा होता है, सेविंग के लिए कौन सा कांच होता है, लेंस की क्षमता की परिभाषा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, ये भी याद कर लेना। 10वां, मानव नेत्र का चित्र और क्रियाविधि, जरूर यहाँ से नेत्र से सवाल देखने को जरूर मिलेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव साइल है सब इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र की निकटतम बिंदु की दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है, कितनी भी, 25 सेंटीमीटर, आपको याद रखना है।
मानव नेत्र में पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो आप सभी को पता है, पारितारिका। कौन? पारितारिका। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि में दूरस्थ बिंदु और निकटतम बिंदु क्या है? ये आपको बताना। 8वां, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अग्रिम सूर्य और विलंबित सूर्य का कारण? स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता? मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आगे, इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया, ये भी याद कर लेना। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों सवाल जो है ना 26वां और 27वां मोस्ट है भाई, याद करके जाना। आगे आ जाओ, 11वां चैप्टर है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सारे एबीसीडी इसके इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का सूत्र और मात्रक क्या है? सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इंपॉर्टेंट है आपका। हमारा पर्यावरण आखिरी पार्ट है। प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं? तो ये आपके द्वितीयक पोषी स्तर, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सवाल नंबर 4 जो छपा हुआ ना आपके सामने, प्रत्येक पोषी स्तर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन कितने प्रतिशत उपभोक्ता के अगले पोषी स्तर तक ही पहुंचता है? तो 10%। कितना? 10%। आगे आ जाओ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारी सुरक्षा कौन सी परत करती है? तो ओजोन परत करती है भाई। कौन सी परत करती है? ओजोन परत। इसके ये खाली स्थान जरूर याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यूएनईपी का पूरा नाम, पोषी स्तर क्या होता है, आहार श्रृंखला क्या होती है, ओजोन परत के बारे में देख लेना, ठीक है। तो बस इतना ही था। इसके अलावा देखो, चित्र कहाँ से बनेंगे ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चित्र कहाँ से बनेंगे? उत्सर्जन तंत्र का चित्र इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन है, मानव हृदय, दोहरी रक्त परिसंचरण तंत्र, अनुप्रस्थ काट है, मानव मस्तिष्क से प्रतिवर्ती क्रिया है। इसके पेज नंबर भी आपको दिए हुए, सारा आपको याद। तंत्रिका कोशिका, रासायनिक समीकरण का नहीं बनेगा। रासायनिक जो खाली दिया हुआ वो वाला चित्र याद नहीं करना, बाकी सारे याद करना है आपको, ठीक है। जैसे देखो, और मैं बात करूँ तो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ठीक है। राइजोपस का बीजाणु समागम भी याद करना आपको, ठीक है। इसके अलावा आगे आ जाओ, मानव नेत्र का ये याद करना है, बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट है। और कांच की स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके चित्र बनने वाले हैं। बस तो इतना ही था, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। तो अच्छे से आप नोट्स को देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। आप सभी साथियों का धन्यवाद।